हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 54 सेट को देख लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 55 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। तो दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश दत्त ने केंद्रीय विधानसभा यानी कि दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फेंका क्यों गया था दोस्तों? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के खिलाफ विधानसभा में बम फेंका गया था। इनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को औपचारिक शासन के खिलाफ विरोध जताना इनका मेन उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोल ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो दोस्तों, मंगोल ने भारत पर प्रथम आक्रमण इल्तुतमिश के समय में किया था। किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। कौन मंगोल था वो? तो दोस्तों, चंगेज खां था। चंगेज खां के नेतृत्व में 1220-21 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया गया था। तो अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी। तो दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? तो ये 8 मार्च 1792 ईस्वी को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत होने पर श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया था। टीपू सुल्तान की हार हो गई थी दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और टीपू सुल्तान का जो क्षेत्र था उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों ने छीन लिया और साथ ही युद्ध हर्जाना के रूप में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कितना? 3 करोड़ रुपए का। और जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक टीपू सुल्तान के दोनों बेटे को अपने कैद में रखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है। दोस्तों, लीलावती गणित से संबंधित है। किससे? गणित से। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों, लीलावती के रचनाकार भास्कराचार्य हैं, यानी कि भास्कर द्वितीय के नाम से भी हम जिसे जानते हैं। इन्होंने 1150 ईस्वी में लीलावती की रचना किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था। दोस्तों, दारोगा का पद टकसाल से संबंधित था। किससे? टकसाल के अधिकारी को दारोगा कहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये टकसाल क्या था? तो जहां पे सिक्के को ढाला जाता था उसे टकसाल कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो दोस्तों, यह कथन वल्लभ भाई पटेल का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में। इसमें भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य था। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय कब से कब तक रहा था? तो ये 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा भी की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल को जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण ने ये बैठक बुलाया और 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ। उसमें जेपी नारायण मुख्य सचिव के रूप में
कारिकीय और अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव को चुना गया था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये बैठक जो है पटना में बुलाई गई थी। इसका स्थापना पटना में ही हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था? तो ये 17 मई 1934 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? व्यपगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय रियासतों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? तो वो था सतारा। कौन सा था? सतारा था, जिसे सबसे पहले हड़पा गया था 1848 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो यह 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि जमींदार के अंतर्गत आएगा और जमींदार के द्वारा किसानों से वसूले गए कर का 10वां भाग जो होगा वो ब्रिटिश शासन को जाएगा, यानी कंपनी को जाएगा। बाकी एक भाग जो होगा वो जमींदार रखेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये शुरुआत कब हुआ था सोम प्रकाश का? तो 15 नवंबर 1858 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो सोम प्रकाश के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। याद रखिएगा कि समाचार पत्र शुरू किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, लेकिन संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संपादन द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों सोम प्रकाश एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक ओपरीन के द्वारा 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ओपरीन के द्वारा लिखा गया और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सबसे पहले याद रखिएगा पढ़ा कब गया था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पढ़ा गया था, जिसमें कि इलाहाबाद में आयोजित हुआ था शाही दरबार, वहीं पे पढ़ा गया था और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पढ़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अंतर्गत यानी कि इस घोषणा के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का सारा अधिकार खत्म कर दिया गया और शासन की जो सारी शक्तियां थी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो दोस्तों अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय, जो कि कब से कब तक पेशवा रहा था? तो दोस्तों यह 1795 से लेकर 1818 ईस्वी तक पेशवा पद पर रहे थे। टोटल 22 साल लगभग ये पेशवा बने रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बाजीराव द्वितीय। दोस्तों बाजीराव द्वितीय थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में इनकी हार हो गई थी और इसे पेशवा पद से अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया और इसे बिठूर में 8 लाख वार्षिक पेंशन के साथ भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य आधिकारिक रूप से पूर्ण जनगणना का जो कार्य था वो 1881 ईस्वी में शुरू हुआ। और किसके द्वारा शुरू हुआ? तो वो थे लॉर्ड रिपन, जिसके द्वारा आधिकारिक रूप से पूर्ण जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर पहली बार पूछे सबसे पहली बार कब शुरू हुआ था, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो ने सबसे पहली बार जनगणना करवाया था, लेकिन वो औपचारिक रूप से यानी कि आधिकारिक रूप से नहीं था। तो अगर पूछे कि भारत में जनगणना के जनक कौन है, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड मियो। लेकिन आधिकारिक रूप से जो जनगणना करवाए थे वो कौन करवाए थे? तो वो लॉर्ड रिपन करवाए थे। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है,
शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों शिमला के संत के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, बिहार में नखाख पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? दोस्तों नखास पिंड आंदोलन का संबंध नमक आंदोलन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमक आंदोलन जब हुआ था, यानी दांडी मार्च जब गांधी जी के द्वारा हुआ था, और 6 अप्रैल को 1930 ईस्वी में जब गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की तब से शुरुआत हुई। तो नखास पिंड आंदोलन जो है ये बिहार में हुआ था और ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को संपर्क नहीं करता है? तो स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो उसकी संख्या टोटल 5 है। कितना है? 5। कौन कौन सा है वो? तो दोस्तों छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्य है जो कि भारत में लैंडलॉक राज्य है। अगला प्रश्न है, इन मैदानों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है, इसमें से किसका जो पश्चिम से पूरब की ओर इसको सजाना है? तो सबसे जो पश्चिम में है वो है रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड जो है यह उत्तरी यूपी के पास है, उत्तरी यूपी में है। उसके बाद जो आता है क्षेत्र वो आता है अवध का क्षेत्र। अवध के बाद आता है मगध का मैदान और फिर आता है मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान सबसे पूरब के तरफ है, फिर मगध का क्षेत्र आता है, फिर अवध जो कि यूपी में ही है, यूपी का पश्चिमी भाग है अवध क्षेत्र, और फिर आता है सबसे जो उधर उत्तरी तरफ उत्तरी यूपी में वो रुहेलखंड है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ से जाना है, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो दोस्तों माही नदी यह खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर से जाकर मिल जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। अब माही नदी निकलती कहाँ से है दोस्तों? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले से, कहाँ से? धार जिले के समीप मिंडान गांव की विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलता है। तो अगर पर्वत श्रेणी पूछे तो याद रखिएगा कि माही नदी विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलता है, लेकिन अगर जगह पूछ लेता है आजकल प्रॉपर एग्जाम में कि किस जगह से निकलता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप भिंडा गांव के पास से निकलता है ये माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तालचेर उड़ीसा यह अंगुल जिले में स्थित है और यह कोयला और बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला के खान के लिए प्रसिद्ध है तालचेर। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि थारू जनजाति मिलती कहाँ है। तो दोस्तों थारू जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जो नेपाल के साथ लगता है भारत का सीमा वो कौन कौन सा है? तो बिहार का भी लगता है, उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड, इन तीनों का लगता है, जबकि जम्मू कश्मीर का नेपाल राज्य से कोई भी सीमा नहीं लगता। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ नहीं मिलती है ये थारू जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में थारू जनजाति नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट है। कौन सा है? प्रशांत प्लेट। यह एक टेक्टोनिक प्लेट है। दोस्तों पूरे विश्व में सबसे जो बड़ी प्लेटें हैं उसकी संख्या कितनी है? तो बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है, 7 बड़ी प्लेट है। लेकिन सबसे छोटी प्लेट कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी प्लेट जुआन डे फूका प्लेट है। कौन सा है? जुआन डे फूका प्लेट। तो आप दोनों को याद रखिएगा, सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट है और सबसे छोटी प्लेट जुआन डे फूका प्लेट है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? जो पृथ्वी पर सब पूरा जल है, जलमंडल है, उस जल में से कितना प्रतिशत जल भूमिगत जल के रूप में मौजूद है? तो वो है दोस्तों 0.68%। कितना है? 0.68%, यानी कि लगभग
0.7% जो है वो भूमिगत जल है। नदी का कितना हिस्सा है, तो दोस्तों नदी जो है वो 0.001% नदी का पानी है। पूरे पृथ्वी पर मौजूद जितना पानी है उसमें से नदी के पानी का हिस्सा है 0.001, भूमिगत जल का हिस्सा है 0.7%। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है। तो दोस्तों नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, इन तीनों जगह पे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों जगह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति की सही मिलान करें। एक तरफ शहर दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। तो चलिए देखते हैं। छपरा, दोस्तों छपरा यह सरयू नदी के किनारे है। जहानाबाद जो कि दरघा नदी के किनारे है। दरभंगा यह बागमती नदी के किनारे है। और फतवा पुनपुन नदी के किनारे है। तो इसका सही सुमेलन जो जाएगा वो जाएगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के यंत्र को गायरोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, गायरोस्कोप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गायरोस्कोप में घूमती हुई वस्तु की कोणीय स्थिति को मापा जाता है, जबकि स्पीड को स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य यानी कि गलत कौन सा है ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। तो बिल्कुल दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला ऑप्शन है, समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। तो बिल्कुल ये भी सही है। अगर आप समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपको प्रतीत होगा कि समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दर्पण से 2 मीटर दूरी पीछे की दूरी पर बनी हुई है। तो आप जितनी दूरी पर दर्पण से होंगे आपको प्रतीत होगा कि प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही पीछे दूरी पर स्थित है। तो ये ऑप्शन भी तो सही हो गया। चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। तो ये गलत है। पार्श्व उल्टा होता है दोस्तों समतल दर्पण में। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखिएगा और आप बायां हाथ उठाइएगा तो आपको प्रतीत होगा कि आपका दायां हाथ उठ रहा है, लेकिन अगर आप दायां हाथ उठाइएगा तो उस प्रतिबिंब में प्रतीत होगा कि आपका बायां हाथ उठाया जा रहा है। तो ये होता है पार्श्व उल्टा, यानी बायां दायां लगता है और दायां जो है वो बायां प्रतीत होता है। तो पार्श्व उल्टा इसमें कह रहा है कि नहीं होता है। तो यही गलत जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। इसमें असत्य कथन पूछ रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। आप देखे होंगे कि जब जल पे आप एक बूंद तेल डालते हैं तो वो तेल जल के ऊपर तैरने लगता है और पूरा फैल जाता है। इसका कारण पूछ रहा है कि क्या है। तो दोस्तों इसका जो कारण है वो है कि तेल का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो पानी के पृष्ठीय तनाव से कम होता है, जिसकी वजह से तेल पानी के ऊपर पूरी तरह से फैल जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं। जूल, जूल किसका एसआई मात्रक है। तो दोस्तों जूल कार्य का एसआई मात्रक है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है। तो यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। और वोल्ट यह विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1, 3, 4 और 2। 1, 3, 4 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो वो कौन सा बल है दोस्तों जिसकी वजह से दूध से मक्खन निकल के बाहर आ जाता है? तो वो है अपकेंद्रीय बल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल की वजह से दूध से मक्खन बाहर आ जाता है। कपड़े धोने की जो मशीन है उसमें भी अपकेंद्रीय बल का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? तो दोस्तों ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकता है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंग दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली चमकने यानी त्वरित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। आप देखे होंगे बिजली की वजह से कुछ जगहों पर आग लग जाती है, ये क्यों होता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा होती है उस त्वरित में, यानी कि बिजली में जो है विद्युत ऊर्जा होती है जिसकी वजह से कोई भी सूखी लकड़ी या फिर ज्वलनशील पदार्थ में आग पकड़ लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो दोस्तों लेजर का आविष्कारक कौन है? तो वो है थियोडोर मैनन। कौन थे? थियोडोर मैनन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसने लेजर की खोज कब की थी, कि कब इसका आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों 16 मई 1960 ईस्वी को लेजर का आविष्कार थियोडोर मैनन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अल्फा किरण के लिए इसमें से कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ये एक धन आवेशित किरण है, तो बिल्कुल दोस्तों अल्फा किरण जो है वह एक धनावेशित किरण है। दूसरा है, ये विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। तो इसका ये भी सही है, ये विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है। तीसरा है, ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, फोटोग्राफी प्लेट पर ये प्रभाव डालता है। चौथा है, इसका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका वेग जो है वो प्रकाश की वेग का 1/10वां भाग होता है। इसमें से गलत पूछ रहा था कि कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु भार के अनुसार तत्व का सही क्रम को चिन्हित करिए। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी दिया हुआ है, इसमें सही क्रम पूछ रहा है, तो चलिए जानते हैं। एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है दोस्तों वो होता है 26। एल्यूमिनियम का भार 26 होता है। उसके बाद लोहा का जो भार होता है, परमाणु भार होता है वो 56 होता है। तांबा का यानी कॉपर का जो परमाणु भार होता है वो 63.5 होता है। फिर चांदी का जो परमाणु भार होता है वो 107.9 होता है, 107.9 AMU होता है। तो इसमें पूछ रहा था कि बढ़ते क्रम में बताना है, तो सबसे कम एल्यूमिनियम में है, फिर लोहा में, फिर कॉपर में और फिर जाके चांदी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। अगला प्रश्न है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों कच्चा आम या फिर पका हुआ आम, इन दोनों में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक या फिर मैलिक अम्ल जो है वो आम में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी रासायनिक यौगिक होती है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों पॉलीमेराइड का उपयोग होता है, पॉलीएमेराइड का उपयोग होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में केवलर दिया हुआ रहे तो केवलर भी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों केवलर से बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाया जाता है। केवलर होता क्या है? तो यह एक पैरा आर्मीड सिंथेटिक फाइबर होता है। क्या होता है? किस प्रकार का फाइबर होता है केवलर? अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा पैरा आर्मीड सिंथेटिक फाइबर होता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा वो पॉलीएमाइड इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो दोस्तों सूखी सेल में विद्युत रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो विद्युत रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा इसमें होता है। इसका सूखी सेल का एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो कैलकुलेटर हो गया, टॉर्च हो गया, रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर, ये सब इस सब में सूखी सेल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? तो दोस्तों गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबा का जो परसेंटेज रहता है वो 88% तांबा रहता है। जस्ता ये 2 से 4% रहता है। टीन जो है दोस्तों वो 8 से 10% तक इसमें रहता है। तो इस तीनों को मिलाकर गन मेटल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल, SAIL, सेल का उदाहरण है इसमें। तो दोस्तों सेल जो है यह एक सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग है। कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 ईस्वी में सेल की स्थापना की गई थी। दोस्तों सेल एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था? तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य जो था इसका, पूरे भारत में प्रतिभाशाली और ग्रामीण बच्चे जो कि निर्धन थे उनको बढ़ावा देने के लिए, उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये कब किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था जवाहर नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है, जुगनू एक प्रकार का है? तो दोस्तों जुगनू एक प्रकार का कीट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीट, जिसे हम लोग फायर फ्लाई भी कहते हैं। दोस्तों ये एक अपने पीछे प्रकाश उत्पन्न करता है। उस प्रकाश का रंग पीला भी हो सकता है, हरा, लाल या किसी भी रंग का हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर पूछे कि जुगनू जो प्रकाश उत्पन्न करती है वो किस प्रकार का रंग उसके प्रकाश का होता है, तो जनरली पीला होता है, लेकिन उसका रंग लाल और हरा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, एपीफाइटस यानी कि अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करता है। तो दोस्तों एपीफाइटस अन्य पौधे पर सिर्फ आधार के लिए निर्भर करता है, यानी कि सिर्फ आश्रय के लिए निर्भर करता है, यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक अवलंबन। एपीफाइटस यह एक परजीवी होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। कौन सा है? अग्नाशय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन सी है? तो वो है यकृत, यानी कि लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस बी। दोस्तों हेपेटाइटिस बी में लीवर संक्रमित हो जाता है, यानी कि लीवर में सूजन पैदा हो जाती है। यह एक वायरल संक्रमण जो नामक बीमारी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबैकी खरपतवार ये तंबाकू खेत में होता है, तंबाकू के खेत में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो ये सरसों के खेत में होता है ओरोबैकी खरपतवार। अगर ऑप्शन में सरसों का खेत होता तो वो भी सही आंसर होता। अगला प्रश्न है, पौधे में एंजाइम सक्रिय निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? दोस्तों पौधे में एंजाइम सक्रिय Mn यानी कि मैग्नीज की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीज। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है।
किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस में दोस्तों क्या होता है? तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण। ये कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? तो दोस्तों यह कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक होता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद तरल पदार्थ होता है ये कोशिका द्रव्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो हमारा आज का सेट यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।